अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो जारी है और इसी कड़ी में वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है। वॉशिंगटन डीसी में पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप जो बाइडेन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिली बाइडेन, जो बाइडेन की पत्नी है, वो भी तस्वीरों में आपको नजर आ रही होंगी। वॉशिंगटन में पीएम नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और सबसे अहम बात यह है कि आज स्टेट डिनर होगा और उसकी खास तैयारियां की गई हैं। कई तरह के व्यंजन हैं जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रही होंगी। पीएम मोदी का धमाकेदार स्वागत किया गया है। दूसरी तस्वीर, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनसे संवाद किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। जिल बाइडेन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और डिनर का मेन्यू तैयार है। आखिरी जो तस्वीर है वो डिनर के मेन्यू की तस्वीर है। डिनर में क्या क्या होगा, राजकीय भोज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। उस डिनर मेन्यू की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा शो है वो अमेरिका में भी जारी है। द्विपक्षीय बातचीत भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन में हुई थी, तो दुनिया ने भारत का दम देखा है। इन 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरह का ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से मिलते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, जो छात्र वहां मौजूद थे, जो बच्चे वहां पर मौजूद थे, उनके साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे होंगे। जिल बाइडेन के साथ भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाइडेन के साथ जो मुलाकात हुई थी उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और मेन्यू में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मेगा शो और अमेरिका दौरे को लेकर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हैं। हमारे साथ कर्नल जेएस सोडी साहब जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ पुनीत दीक्षित जुड़े हैं, सिंगर हैं। सुहेल रईस खान सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। शहजाद खान सूफी सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर यदुवंशी सूफी सिंगर हमारे साथ जुड़े हैं और मोहम्मद वकील हमारे साथ जुड़े हैं, सिंगर हैं। यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि यूके देवनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। यूके देवनाथ जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है, खासकर डिफेंस सेक्टर की बात की जाए। डिफेंस की जो डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत और अमेरिका के बीच में होगी, उससे हमारी जो सैन्य ताकत है वो कितनी मजबूत होगी, वो दर्शकों को आप बताइएगा। यूके देवनाथ जी से कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो तस्वीरें हम आपके जरूर दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे तो इस समय जो भारत के लोग हैं, जो वहां पर किस तरह के से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय मूल के लोगों में जबरदस्त उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो तस्वीरें बताती हैं और कहते हैं तस्वीरों को शब्दों के सहारे की जरूरत नहीं होती और तस्वीरें अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो भारत के लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनमें क्रेज है, उनसे मिलने के लिए वो लालायित हैं और हर कोई अपने मोबाइल को निकाल रहा है कि एक सेल्फी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो जाए। और पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के साथ विशेष उपहारों का भी आदान प्रदान किया है। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा दिया है, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित किया गया। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न भी हैं। पीएम मोदी ने बाइडेन को उपनिषद भी गिफ्ट की है। पीएम मोदी ने बाइडेन को पंजाब का घी भी गिफ्ट किया है।
पीएम मोदी ने बाइडेन को सोने का एक सिक्का भी गिफ्ट किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गिफ्ट किया है, पीएम मोदी को बाइडेन ने कैमरा और प्राचीन बुक गैलरी गिफ्ट की है। बाइडेन ने पीएम मोदी को अमेरिकी वाइल्ड लाइफ गिफ्ट की फोटोग्राफी से जुड़ी किताबें भी गिफ्ट की है। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जितेश पटेल जी हैं, डायरेक्टर हैं। जितेश जी, जिस गर्मजोशी के साथ भारत मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, वो तस्वीरें ये बता रही हैं कि भारत का जो जोर है, भारत कितनी ज्यादा तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस बोलिए सर। या जितेश जी, बड़ा सीधा सा जो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। जो भारतीय मूल के लोग हैं, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लालायित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा की तरह भारत के जो लोग हैं वहां पर बसे हुए हैं, उनके साथ मिल रहे हैं। ये गर्मजोशी की तस्वीर क्या कुछ कहती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी इटसेल्फ इतनी बड़ी हस्ती है कि आज वो जहां भी जाते हैं तो उनकी एक अलग ही पहचान होती है और उनका स्वागत ही अलग होता है। तो उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री अपने देश का इतना गौरव बढ़ा रहे। और गौरव की बात तो ये है कि आज उन्होंने जो फर्स्ट लेडी को जो मेक इन इंडिया डायमंड गिफ्ट किया है, वो भी एक हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जो डायमंड गिफ्ट किया है जितेंद्र जी, आपकी उसमें महारत है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं। जो डायमंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया है, उसकी विशेषता क्या है और किस तरह से लैब में इसे तैयार किया गया है, वो दर्शकों को बताइए। एक्चुअली दिस इज सीवीडी डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, जो माइंस के अंदर बनने में हजारों साल लगते हैं, वही प्रोसेस हम लैब के अंदर तैयार करते हैं। तो ये एक उभरती हुई इंडस्ट्री है और मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा ये वरदान रूप बिजनेस है कि जो डायमंड इंडिया में ही ग्रो हो रहा है, इंडिया में ही कट एंड पॉलिश हो रहा है और इंडिया से ही एक्सपोर्ट हो रहा है। सो ये डायमंड जो है उसकी विशेषता ये है कि ये पूरा टाइप 2A डायमंड है। जो कोहिनूर डायमंड था वो टाइप 2A था और ये जो डायमंड है जो लैब में बनता है, सीवीडी डायमंड टेक्नोलॉजी, जो ये भी टाइप 2A है। सो इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल ऑप्टिकली एंड फिजिकली एंड स्ट्रेंथ वाइज एवरीथिंग इज सेम। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जब ये खदानों में रहता है, ग्रो होता है वो सोलर। नहीं, आप जब अभी बता रहे थे कि खदानों में इसे तैयार होने में हजारों साल का वक्त लगता है, लेकिन जब हम लैब में इसे इस्तेमाल करते हैं, लैब में इसे बनाते हैं, तो कितना वक्त लगता है? ओके, ये डिपेंड करता है कि क्या साइज। समझो कि भैया मिनिमम 30 डेज टू 60 डेज लगता है ये डायमंड तैयार होने में। फिर उसकी कटिंग एंड पॉलिशिंग, उसको तराशा जाता है और उसको तराशने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। 1 से 1.5 महीने में ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन इसकी फिर अगर मार्केट में जाएं तो कीमत क्या हो जाती है? चूंकि 1.5 महीने का वक्त लगता है, लैब में इसको तैयार किया जाता है और आपने जैसा कहा कि कोहिनूर की तरह A2 टाइप का ये डायमंड है। यस, देखिए मार्केट में इसकी जैसे माइंड डायमंड है, उसके कंपेयर में ये 15% में ये डायमंड है। सो ये भी सर्टिफाइड डायमंड होता है, IGI लैब सर्टी करती है, GI लैब सर्टी करती है और वर्ल्ड की सारी जेमोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट है उनको सब लोग इसको सर्टिफिकेट करते हैं। सो ये सर्टिफिकेट से ही बिकता है और प्राइस में मैंने आपको बताया कि ये 15% में है, इको फ्रेंडली है, ये अर्थ को ना डिगिंग करता है। सो आने वाली जनरेशन और अमेरिका इसका बहुत ही बड़ा मार्केट है अभी, और आने वाले टाइम में पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी। अब मुझे लगता है कि इस डायमंड को इतनी ज्यादा ख्याति मिलने के बाद आने वाले समय में जो मार्केट होगा, खासकर गुजरात का मार्केट जहां पे ये डायमंड विकसित किया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा, उसमें भी निवेश आने की संभावना है और एक्सपोर्ट होने की जो संभावना है वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऑफ कोर्स सर, ये पहले जैसे डायमंड था आज से, वैसे तो माइंड लैब ग्रोन डायमंड 2004 से इसका रिसर्च चल रहा था और तैयार हो गया था। 2012 में जाके लैब
डायमंड की एक परिभाषा बाहर आई और जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को पता चला कि भाई इस टाइप का भी कोई डायमंड है, फिर जाके उसके सर्टिफिकेट में लैब ग्रोन डायमंड लिखना शुरू हुआ। सो इसकी सिमिलरिटी मतलब में सिमिलर नहीं, इट्स द सेम, इट्स अ टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि ये डायमंड के जो माइंड डायमंड होता है उसके बेस पे ही ये डायमंड तैयार होता है, उसकी इसलिए सीड करते हैं और उसके ऊपर ही ये डायमंड तैयार होता है। सो डीएनए इज अ माइंड डायमंड। सो आप खाली जो हम करते हैं इट्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। जितेश जी, लेकिन जो डायमंड हमें खानों में मिलता है और जो डायमंड हम बनाते हैं लैब में, उनमें क्या कोई फर्क भी होता है, या ये फर्क जो है केवल एक्सपर्ट समझ पाते हैं, आप जैसे लोग जो इसे डील करते हैं, आम आदमी इस फर्क को नहीं समझ पाएगा? नहीं, कोई एक्सपर्ट भी इसको नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं रहता है। अगर हमको पहचानना है तो उसके लिए हमको जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ही भेजना पड़ेगा। कोई भी जौहरी होगा, कौन सा भी, कितना भी उसको एक्सपीरियंस होगा, 50 साल हो गए, जो भी हो, कोई इसको पहचान नहीं पाता है। उसके लिए स्पेशल जेमोलॉजिकल लैब में भेजना पड़ेगा और लैब में उसके पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट है, उससे ही उसको पता चलता है कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या माइंड डायमंड है। तो क्या इसकी वैल्यू कम होती है या फिर उसी जो खदान में जो मिलता है हीरा उसी के बराबर होती है? नहीं, खदान में देखिए, मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू खदान में जो हीरा मिलता है उसके कंपेयर में 15% है। 15% मतलब कम होती है मार्केट से, आप कहना चाह रहे हैं जितेश जी? जो खदान वाली है उससे 15% कम है। सपोज के आपने कोई हीरा 10 लाख का लिया माइंड डायमंड जी, हाँ, नहीं 15% प्राइस में है। आपने खदान वाला हीरा माइंड डायमंड अगर आपने 10 लाख का लिया तो ये हीरा आपको 1.5 लाख में मिलेगा, 1.25 से 1.5 लाख में। अच्छा, काफी सस्ता हो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद ये एक बड़ी वजह होगी कि आने वाले समय में इसका मार्केट बढ़ेगा। हमारे साथ पुनीत दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं, सिंगर हैं। पुनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप गायक हैं, और सबसे अहम बात यह है कि कल जो तोहफा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडन को, और जो बाइडन ने जो तोहफा दिया प्रधानमंत्री मोदी को, तो तोहफे को लेकर आपके मन में कोई इस समय कोई ऐसा गाना तोहफे को लेकर, हालांकि एक मुझे ध्यान में है वो जितेंद्र वाला गाना, तोहफा 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 में लाया, इसके अलावा कुछ और? अभी तो मुझे ऐसा कुछ याद आ नहीं रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा जेस्चर है कि अगर हमारे देश में बनी हुई चीजें हम इस तरह से ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। मैं आप लोगों का कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, और मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है ये, कि अगर हम हमारे देश में ही डायमंड बना रहे हैं और यहीं पे उसको डेवलप कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट आई फील। नहीं पुनीत जी, इसको लेकर आपने जो दोस्ती मजबूत होती जा रही है अमेरिका और भारत के बीच में, जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक दोस्ताना हमें देखने को मिलता है, गर्मजोशी के साथ मुलाकात होती है, तो उस पर कोई गीत आपके जहन में, आपके दिमाग में इस समय आ रहा है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मुझे अभी ये याद आया, बस जस्ट क्लिक किया। और दोस्ती के लिए मुझे लगता है कि पुनीत भाई की इससे बेहतर कोई गाना ही नहीं हो सकता। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, भले ही कितना वजन क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर दोस्ती की बात आती है तो हम शोले तक ही पहुंच जाते हैं, और जय वीरू से अच्छी किसी की दोस्ती हुई नहीं भारतीय सिनेमा में। जय वीरू से ज्यादा किशोर दा एंड रफी साहब की जो आवाज में ये गाना है, ये तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता इससे ऊपर। वो आवाज तो वाकई करिश्माई थी। सुहेल रईस खान साहब, मुझे लगता है आप सितार लेके बैठे हुए हैं। हाँ, मुझसे कहा गया था। सुहेल रईस साहब, अगर सितार के माध्यम से इन संबंधों को लेकर कुछ आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें, कोई धुन, कोई संगीत। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि संगीत से मेरा पूरा खानदान जुड़ा हुआ है। मेरे वालिद साहब मरहूम उस्ताद रईस खान साहब, जितने भी मदन मोहन साहब के, शंकर जयकिशन के, जितने भी बड़े बड़े मेरे डैड, तो सबसे ज्यादा मदन मोहन जी के लिए उन्होंने बजाया। हर गाना लता जी का, सितार जो है उसमें मेरे वालिद साहब का है। ज्यादातर 99% जितना भी सितार आप सुनेंगे पूरी दुनिया में, लता जी के गानों का, आशा जी के गानों का मेरे वालिद साहब का बजाया हुआ है। मैं खुद कंपोजर हूँ, सिंगर हूँ, सितारिस्ट हूँ। उनकी एक धुन बड़ी फेमस हुई थी, वो काफी लोगों ने गाई, घुंघरू टूट गए मोहे आई न जब से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज। काफी लोगों ने उसको गाया अपने नाम पे।
उनका एक मदन जी का गाना अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग, अब वो दोस्ती वाला गाना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मैं उस ईरा से मतलब बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको जरा सा सुना देता हूँ बजा के और गा के। आज सोचा तुम आंसू भरा दे, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए, आज सोचा तुम आंसू भरा दे। फिर एक गाना था बेहद खूबसूरत सुहेल रईस खान साहब, बेहद खूबसूरत है। शहजाद खान भी हमारे जी। सुहेल साहब, आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाते होंगे, सितार वादन करते होंगे, भारत की छवि अगर पिछले एक दशक की बात की जाए, पिछले 2014 के बाद से, तो किस तरह से बदली है? और 2014 के पहले और 2014 के बाद जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं? मैं सिर्फ एक चीज नोटिस करता हूं और महसूस, मतलब मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, इतना चेंजेस आ गया है इंडिया में और इतनी तरक्की पे है हिंदुस्तान। मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत की उन्होंने और अभी भी कर रहे हैं। इस देश को उनकी जरूरत है, उन जैसे लोगों की ही जरूरत है। उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए। अब लोग इसको सही तरह से समझें तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से कहाँ आज भी इतने कोरोना के बाद भी हिंदुस्तान में, मतलब अगर सबसे ज्यादा, मैं तो पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, शोज करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी अगर कहीं सुकून है सारे देशों को देख के और सबकी जो हालत देख के, हिंदुस्तान उससे बहुत बेहतर है अभी भी ना। चीजें बदली हैं। शहजाद खान साहब, सूफी सिंगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुहेल रईस साहब को सुना, कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बदली हैं, लेकिन सुकून तो अपने मुल्क में भी आता है। चूंकि आप भी शहजाद भाई, आप भी बाहर जाते होंगे, बाहर आप भी संगीत के कार्यक्रम करते होंगे, चूंकि आप सूफी गायक हैं, आपको क्या कुछ महसूस हुआ है पिछले 9 सालों में? जी, मुझे ये महसूस हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा घर है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो भी एक्टिविटीज रखते हैं, तो हमें सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, हमारी इंटरनल बात है। बाकी तो अंतर्राष्ट्रीय की आप बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इन 10-12 सालों में बदलाव आया है वो हमारी बेहतरी के लिए आया है। और जिन लोगों से भी हम दोस्ती कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी दोस्ती कर रहे हैं जी, हमेशा उन्होंने यही कोशिश की है कि हिंदुस्तान को एक अलग राह पे ले जाया जाए और एक अच्छी चीज दें, अच्छे लोगों से हम ताल्लुकात निभाएं और उनसे ताल्लुकात करें। तो बड़ा अच्छा लगता है कि शहजाद भाई, आप हमारे साथ बने रहिएगा और बाकी सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। मोहम्मद वकील साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो गया है। और शहजाद भाई, एक कोई सूफी गाना आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि दर्शकों तक वो पहुंचा पाए आपकी आवाज में। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री का मेगा शो जारी है। इसी कड़ी में एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। व्हाइट हाउस में डिनर के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने जो बाइडेन और जिल बाइडेन का शुक्रिया अदा किया है। व्हाइट हाउस में मेजबानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की है। आज बाइडेन के निजी मेहमान हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
और आज ही संयुक्त संसद को अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। स्क्रीन पर है अमेरिका में ग्लोबल लीडर कलर मिट। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। तो मुस्लिम समुदाय से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। फैंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोग्राफ दिया है और हर जगह मोदी मोदी के नारे लगे हैं। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरह से ग्रैंड वेलकम अमेरिका में हो रहा है। और हमारे साथ हमारे 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शहजाद खान साहब, ब्रेक से पहले मैं आपके पास ही था, आप अपनी बातों को भी रख रहे थे, हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि इस पूरे मौके पर कोई सूफी गाना जो आपके ध्यान में हो, जो आपके जहन में हो, जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बेहद खूबसूरत शहजाद खान साहब। मोहम्मद वकील साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सिंगर हैं। वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, सबसे अहम बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से देश की छवि, जी आप कुछ कह रहे हैं वकील साहब? जी आवाज आ रही है ना आपको? जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी मुझे आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। वकील साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे, दर्शकों को इंडिया न्यूज के बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। जी जी, शहजाद खान से भी बात हो रही थी, सुहेल रईस साहब से भी बात हो रही थी, पुनीत दीक्षित साहब से भी बात हो रही थी। इस मौके पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं और अमेरिका के साथ जो संबंध मजबूत हुए हैं, आपके जहन में भी कोई संगीत, कोई गीत याद आता है? देखिए, गीत संगीत की बात तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैं एक खानदानी फनकार हूं, एक घराने से ताल्लुक रखता हूं। इस वक्त मैं लंदन में हूं और कुछ दिन पहले ही मैंने इंडियन एम्बेसी बर्मिंघम में परफॉर्म किया, अपने देश को रिप्रेजेंट किया। और मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए वहाँ भी मैंने दुआएं की कि भगवान अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, क्योंकि आज हमारे देश की तरक्की, जब हम किसी देश में जाते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा फख्र होता है कि हमको बड़े अच्छी इज्जत की नज़रों के साथ लोग देखते हैं कि ये भारत का रहने वाला है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ से कहाँ इस देश को पहुँचा दिया है। एक शेर उनके नज़र पढ़ना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी के, कि हमारे पीएम साहब के लिए, कि खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, खुशबू लिखी हुई थी हमारे नसीब में, रुखसत हुई बहार तो फिर आप आ गए। वाह, बेहद खूबसूरत शेर है। मैंने वीर ज़ारा फिल्म में एक कव्वाली गाई थी अपने उस्ताद साहब के साथ, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब के साथ। तो ये जो भारत की और जो अमेरिका की दोस्ती है, जो वो हमारे देश के लिए बहुत ही हित में है, बहुत अच्छी ये चीज़ रंग लाएगी आगे जाकर। और ये कव्वाली उस दोस्ती के लिए है। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ाया, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ाया हूँ, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शदाई, तेरे इश्क में इससे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। वाह मोहम्मद वकील साहब, कई बार ये गाना मैंने सुना होगा, लेकिन लाइव इस गाने को सुनना
पहली बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुनीत दीक्षित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत दीक्षित जी, जिस तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगा जी आप बोलिए वकील साहब, फिर मैं पुनीत के पास जाऊंगा। जी मैं कहना चाहूंगा कि ये योग दिवस जो हमारे मोदी जी ने अभी अमेरिका में जिस तरह से उसको किया है, तो पूरी दुनिया ने इस योग दिवस को माना है। और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम इंडिया के अलावा जितने देश हैं वो सब अब इस योग दिवस को मनाएंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात, ये बिकॉज ऑफ हमारे पीएम साहब। गर्व की भी बात है, क्योंकि भारत ने ही योग को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में उन्होंने यूएन में, और मैं खुद भी कपालभाति करता हूं जी, और 180 देशों का समर्थन मिला। पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कपालभाति करता हूं, नमस्कार करता हूं। जी पुनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत, जिस तरह से अभी वकील साहब को आपने सुना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इज्जत है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने कई सारे शोज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए होंगे, आपको क्या कुछ बदलाव महसूस हुआ है? सबसे पहले तो ये कि एक जो बाहर के लोगों का भारतीयों को देखने का नजरिया है वो बदल चुका है, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। और इसकी ये अभी जितना एक्सप्लोर होगा, लोग उतना हमारी तरफ नजरें डालेंगे। और मुझे लगता है कि फ्यूचर इंडिया को लोग एक ऐसा सेंटर पॉइंट बना देंगे वर्ल्ड का, जहाँ पे दुनिया के तमाम एक्सपेरिमेंट्स एंड बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है वो भी होंगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोगों की नजर इस देश पर अब पड़ रही है, एंड जिस वजह से लोग हमें एक अलग नजरिए से देखते हैं, एक अलग इज्जत से देखते हैं। एंड दूसरी चीज ये कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री साहब हमारे बहुत विजनरी इंसान है, और किसी भी एक लीडर का विजनरी होना बहुत जरूरी है, तभी वो एक देश को तरक्की दे सकता है और एक विकास की तरफ लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी विकसित देश के साथ इस तरह की दोस्ती करना और उनसे अच्छे संबंध बनाना, उनके साथ हाथ मिला के काम करना भारत को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। एंड यही एक कारण भी बहुत बड़ा कारण बनेगा जो कि लोगों की नजरों में भारत की और रिस्पेक्ट और ज्यादा इज्जत बढ़ा सकता है। बिल्कुल बढ़ाएगा। सुहेल रईस खान साहब, आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत मजबूत होकर उभरा है, बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड के जो दरवाजे हैं वो भी आप लोग के लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे, ताकि जो संगीत केवल अभी भारत के लोग सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो पूरी दुनिया महसूस करेगी? आपको एक बात बताएं जी, हॉलीवुड के लोग भी अपना काम यहाँ आके करवाते हैं अपने प्रोग्रामर्स से, अपने आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंडिया इज द हब ऑफ म्यूजिक। हिंदुस्तान म्यूजिक का गढ़ है, तो यहाँ से लोग वहाँ, उनका म्यूजिक बहुत अच्छा है, हर जगह बहुत अच्छा है, लेकिन म्यूजिक को अगर किसी ने बढ़ावा दिया है दुनिया में तो हिंदुस्तान ने दिया है, और वो दरवाजे मुझे लगता है और ज्यादा खुलते जा रहे हैं। सुहेल रईस खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिशियंस, आई मीन, अगर मैं म्यूजिक की तरह से बात करूँ, म्यूजिशियंस के लिए सारे रास्ते, इतने प्लेटफॉर्म्स खुल गए। अब आप देखिए, नीता जी ने भी अपना अभी खोला है, नीता अंबानी जी ने भी अपना पूरा खोला हुआ है कल्चरल सेंटर, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अच्छा सेंटर, वहाँ सारा कल्चर का जो काम होगा। मेरी अभी मुलाकात हुई थी पिछले हफ्ते उनसे, तो कहने का मतलब है कि म्यूजिशियंस के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, हर चीज तरक्की पे है, काम हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। सुहेल रईस खान साहब, चीजें जो हैं, अगर हम देखें म्यूजिक के क्षेत्र में, तो आपने कहा कि चीजें बहुत ज्यादा तरक्की कर रही हैं, लेकिन वो क्या बदलाव हुए हैं वो दर्शकों को आप बताइए। बदलाव ये हुए हैं कि कहां से लोग आ रहे हैं। अगर आप देखें, हर फील्ड में लोग कहां से आ रहे हैं, जिनको लोग टीवी के थ्रू, दूसरे माध्यम के थ्रू लोग पहचान रहे कि ये आदमी यहाँ से आया, ये काम कर सकता है। ये पहले तो ये सब था ही नहीं, ना टीवी था, ना कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म था, ना कुछ था। अब आपको ढूंढ के निकालते हैं, गांव शहरों में से निकालते हैं, हर फील्ड में से। अब ये तो नहीं कि घर घर में घुसेंगे, लेकिन आपको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, कोई भी टैलेंट है आपके पास, इतने माध्यम है कि आप खुद कर सकते हैं अपने टैलेंट शोकेस, और वहां से आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाता है। आप खुद देखिए ना, पहले तो ये सब था ही नहीं। जिनके बाप के, जिन्होंने वो काम किया, बाप दादाओं ने, हर फील्ड में बस उन्हीं के बच्चे किए जा रहे हैं। आज तो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनसे बेहतर काम कर, अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको ये मौका तो मिल रहा है ना भाई। अब आप कितना अपने आप को देख सकते हो, कितना ले जा सकते हो, कितना कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद वकील साहब। आपने सुना सुहेल भाई को कि उन्होंने कहा कि मौके जो हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा मिल गए हैं।
तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे संबंध मजबूत हुए हैं दूसरे मुल्कों से, विकसित मुल्कों से जो संबंध मजबूत हुए हैं, उसका फायदा भी हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में, म्यूजिकल इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। जी यकीनन, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरी दुनिया इंडिया आना चाहती है। दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं वो सब मोदी जी के जो उन्होंने किया हिंदुस्तान के लिए, उसको देखने के लिए आना चाहते हैं। और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी, जैसा सोहेल भाई ने भी कहा कि इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आज वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया आके और अपनी जो अपना म्यूजिक है इंडिया का, वो अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करें। और यकीनन कलाकारों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। आज भी इतने सारे अवसर हम लोगों के लिए, कलाकारों के लिए बने हैं, जिसके जरिए हम सब कलाकार भी हमारे पूरे देश को और मोदी जी को जितना धन्यवाद करें उतना कम है। जाहिर तौर पर पुनीत जी, अभी आपसे शुरुआत में एक ही आपने गीत सुनाया था, आपके जहन में इस बदलाव को लेकर अगर कोई गीत है तो आप सुनाइए, क्योंकि उसके बाद मैं सुहेल साहब का संगीत जरूर सुनूंगा। सितार बिना सुने हुए तो मैं प्रोग्राम नहीं खत्म कर पाऊंगा। पुनीत जी, पहले आप सुना दीजिए कुछ। मुझे एक गाना याद आ रहा है रहमान साहब का, वंदे मातरम। मैं वो गाना चाहूंगा थोड़ा सा। जी जी। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा फिर लाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, वंदे मातरम। थैंक यू। बेहद बेहद खूबसूरत गीत। सुहेल भाई साहब, संगीत में, सितार में आप क्या सुनाना चाहेंगे? आपकी इच्छा पर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि इससे पहले जो आपने सुनाया वो तो मंत्रमुग्ध आपने कर दिया था। मुझे लगता है कुछ वैसा ही आप सुनाएंगे। मैंने क्या आपको कहा ना कि मैं घराने से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने एक वालिद साहब की मरहूम की एक गजल सुनाता हूँ जो बहुत मकबूल हुई है। घुंघरू टूट गए मोहे आई न जग से लाज। जी, वो जरा आपको सत्कार पे सुना देता हूँ मैं। जी जी। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मैं बसी थी जिनके सपनों में, वो गिनेगा अपनों में, वो गिनेगा मुझे अपनों में। कहती है मेरी हर अंगड़ाई, मैं पिया की नींद छुपा लूं। मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर, कि मेरी पायल थी कमजोर, कि घुंघरू टूट गए। बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत सुहेल रईस खान साहब, वाकई आपने मंत्रमुग्ध कर दिया। समय की कमी है, नहीं तो मैं जरूर और सुनता, और दर्शक की भी यही मांग होगी कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा सुने। पुनीत दीक्षित जी, सुहेल रईस खान साहब और मोहम्मद वकील साहब, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे साथ तीन बड़े संगीतकार हमारे मुल्क के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और संगीतमय तरीके से रखी, और वाकई उन संगीत को सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।